हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लू वाला। आज हम देखने वाले हैं BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेक्षण। आप अपना कोड मैच कर लीजिए, आपके पास BHDLA 137 है या फिर नहीं। तो आज हम इसका यूनिट 1 पढ़ेंगे, संप्रेक्षण के मूल तत्व। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि संप्रेक्षण होता क्या है। संप्रेक्षण का अर्थ, संप्रेक्षण एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश है। बिल्कुल सही बात है। अब आप बोलेंगे कैसे, ये ऐसा कैसे है। इसमें बिल्कुल सही लिखा है कि संप्रेक्षण एक संवाद है, संपर्क है, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने का। अब आप बोलेंगे कि संप्रेक्षण कब से शुरू होता है। संप्रेक्षण जब से शुरू होता है जब बच्चा जन्म लेने के बाद रोना शुरू करता है, उसका संप्रेक्षण तब से शुरू हो जाता है। जैसे वो रोना शुरू करता है तो उसकी जो मदर होती है, यानी कि जो उसकी मम्मी होती है, वो समझ जाती है मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो ये भी एक संप्रेक्षण होता है। अब संप्रेक्षण किस किस तरह से होता है। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरे की बात समझते हैं। इसके लिए हम कान, आँख, हाथ और अपने शरीर के पूरे अंगों का उपयोग करते हैं। जैसे सुनने के लिए हम अपने कान का उपयोग करते हैं, देखने के लिए आँखों का। अब देखने के लिए अब हम इसमें जो है इंटरनेट पे काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, टीवी देखते हैं, इस तरह से। और हाथ का, यानी कि अपने हाथों के एक्सप्रेशन से भी हम काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। और दूसरा अपने शरीर से, पूरे शरीर से, जैसे कि आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि वो बोलते कम है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही ज़्यादा बातें करते हैं। जैसे कोई तो अपने कंधे वगैरह उचका करके भी अपनी बात को क्लियर कर देता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, इस तरह से। जैसे अब मनुष्य को सोचना व उसका व्यवहार आदि संप्रेक्षण के अंतर्गत ही आता है। संप्रेक्षण के विविध रूप, यानी कि संप्रेक्षण किस किस तरह से होता है। सबसे पहले मौखिक संप्रेक्षण। मौखिक संप्रेक्षण यानी कि बोलकर जो बातचीत होती है उसको मौखिक संप्रेक्षण बोलते हैं। ज़्यादातर संप्रेक्षण बोलकर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते ही रहते हैं, ये आपका मौखिक संप्रेक्षण होता है। भाषा इसका मूल आधार है और माध्यम है, यानी कि आप जो मौखिक संप्रेक्षण किस आधार पर करते हैं, आपकी एक प्रॉपर लैंग्वेज, यानी कि आपकी एक भाषा होती है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपकी कोई भी लैंग्वेज हो जो आप घर पर बोलते हैं। बोलना भी एक कला है। बिल्कुल सही बात है, बोलना भी एक कला है। काफ़ी लोगों को बोलना ही नहीं आता है कि किस तरह से बोलना चाहिए। बोलते समय 3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले शब्दों और वाक्यों का चुनाव, दूसरा आवाज़ और तीसरा था स्वर, जो कि यहाँ से गायब हो चुका है। तीसरा है स्वर, यानी कि जब आप बोलते हैं तो आपकी बातें किस तरह से प्रॉपर ठीक हो सकती हैं, जो कि सामने वाले को सुनने में या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, यानी कि उसे समझने में कोई भी समस्या उसे ना आए। आप इस तरह के शब्दों व वाक्यों का उपयोग करें। दूसरा, आपकी आवाज़ भी प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा, आपका स्वर। आपको बोलने के 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ इधर आओ, तो ये एक आपको बहुत प्यार लगेगा, और यही बात मैं आपको गुस्से से बोलूँ इधर आओ, तो आपको यही चीज़ बुरी लगेगी। अब आगे देखते हैं। ये तो था हमारा मौखिक संप्रेक्षण। अब देखते हैं आंगिक संप्रेक्षण किस तरह से होता है। आंगिक संप्रेक्षण यानी कि अपने शरीर के अंगों से किस तरह से बात की जा सकती है। शारीरिक संप्रेक्षण की शुरुआत आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। अब आप बोलेंगे ये ऐसा कैसे हो सकता है कि वेशभूषा से। आपकी जो प्रॉपर यूनिफॉर्म या फिर ड्रेस जो आप पहनते हैं, उससे पता लग जाता है कि आपका बोलने का तरीका किस तरह से होगा। ये आपका आंगिक संप्रेक्षण में आता है। दूसरा, आँखें आंगिक संप्रेक्षण का सबसे अच्छा माध्यम है, यानी कि आँखों से आप सबसे ज़्यादा बातें कर सकते हैं। तो इसलिए
आंखें आंगिक संप्रेषण का सबसे अच्छा उदाहरण है या फिर माध्यम है। नेक्स्ट है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण लिखकर भी अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हम दिन भर में काफ़ी चीज़ें बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, तो ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम है अपनी बात को कहने का, यानी कि संप्रेषण का। लिखना भी एक कला है। काफ़ी लोगों को लिखना भी नहीं आता कि किस तरह से अपनी चीज़ें लिखकर दूसरों को बताई जा सके या फिर वो हमें समझ सके। किसी भी प्रकार का एक लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। यानी कि आप जो भी चीज़ें अपनी लिखते हैं संप्रेषण के द्वारा आप अपनी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनमें ये 5 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। तभी सामने वाले को आपकी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट है संचार माध्यम। संचार माध्यम संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। रेडियो आवाज़ के माध्यम से जन जन तक संप्रेषण करते हैं। संचार के माध्यम से आपने काफ़ी बार ये देखा होगा कि अब तो काफ़ी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट संचार के माध्यम से भी हम काफ़ी चीज़ों को समझ लेते हैं। ये भी एक संप्रेषण का अच्छा तरीका है। संप्रेषण का प्रयोजन, व्यक्तिगत ज़रूरत। लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार और जीवन से जुड़े सभी व्यक्तिगत पहलुओं के लिए संप्रेषण करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संबंध। जब भी हम किसी रिश्तेदार, मित्र या जन पहचान वाले से मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है, कैसे हैं आप। आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप किसी से मिलते हैं या फिर स्ट्रेंज से भी मिलते हैं तो आप बोलते हैं कैसे हैं आप, या फिर आप कहीं अच्छी जगह जाते हैं जहाँ पे आप सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही जानते हैं और आप दूसरे लोगों से पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट तो बोलना शुरू नहीं करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम आंगिक संप्रेषण यानी कि अपनी आंखों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है सूचना। जनसंचार माध्यमों के विकसित होने से सूचना क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्रता से पहुंचना संभव हो गया है। यानी कि जनसंचार के माध्यम से कोई भी सूचना बहुत आसानी से और बहुत तेज स्पीड से बहुत जल्दी फैल जाती है। आपस में बातचीत। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरे की बात सुनने के लिए संप्रेषण संपन्न होता है। गप्पे संप्रेषण का एक मज़ेदार और मनोरंजक उदाहरण है। लोगों को गप्पे मारने में बड़ा मज़ा आता है। आपस में बातचीत करना भी यह भी एक संप्रेषण है। आप अपनी बात कहते हैं और लोग आपकी बात को सुनते हैं और आप भी लोगों की बातों को सुनते हैं। अब इसमें गप्पे मारना, अब जो सबसे ज़्यादा लोग हैं बातें बनाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट है आग्रह। विज्ञापन इस प्रकार के संप्रेषण का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी कि आप संप्रेषण की तरह से आग्रह किस तरह से कर सकते हैं, विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब कैसे विज्ञापन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, साबुन, डिओड्रेंट जैसे विज्ञापन में ग्राहकों से आग्रह किया जाता है। अब डायरेक्ट तो आग्रह किया नहीं जाता, तो इसके लिए क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट वाले, वो अच्छे से अच्छा अपना एडवर्टीजमेंट बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये भी संप्रेषण का एक उदाहरण है। ये आता है आग्रह में। आगे मनोरंजन के लिए लोग सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं और घूमने फिरने जाते हैं। कुछ लोग तो पढ़ते भी हैं। अब एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और वगैरह वगैरह जो भी काम है वो करते हैं। नेक्स्ट संप्रेषण की प्रक्रिया। प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचाने के लिए प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। इस तरह से संप्रेषण के 3 हिस्से होते हैं, प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहला प्रेषक यानी कि जो संदेश लिख रहा है, दूसरा संदेश यानी कि वो लेटर खुद, तीसरा प्राप्तकर्ता यानी कि जो उस लेटर को प्राप्त करने वाला है। तो ये जो
3 है, ये सबसे इसके इम्पोर्टेंट होते हैं। पत्र इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप अपने भाई को पत्र लिखते हैं, आप प्रेषक हुए, यह संदेश हुआ। यह पत्र आपके भाई तक पहुंचता है, भाई उस पत्र को पढ़ता है, आपका भाई प्राप्त करता है। इस तरह संप्रेषण पूरा हुआ। यानी कि इसमें भी वही 3 बात समझाई हुई है, प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। ये इसका एग्जाम्पल था। अब आगे देखते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में 9 तत्व शामिल होते हैं। कितने तत्व शामिल होते हैं? 9 तत्व शामिल होते हैं। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा ज़रा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्रोत, व्यक्तित्व क्षमता, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्ति, प्रतिक्रिया, संदर्भ, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। यानी कि जब आप संप्रेषण करते हैं तो उसमें ये 9 चीज़ें शामिल होती हैं। सफल संप्रेषण, यानी कि सफल संप्रेषण क्या होता है देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं, उसके लिए सही शब्द नहीं मिल पाते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन आपको अपनी बात कहने के लिए शब्द, वर्ड्स नहीं मिल पाते, तो वो संप्रेषण अधूरा रह जाता है। कई बार हम कुछ है और सुनने वाला समझ कुछ और लेता है। कई इसका मजाक बन जाता है, कई बार इसका मजाक भी बन जाता है। आपने कोई बात किसी को बोली और सामने वाला समझ नहीं पाया, या फिर उसने इस बात का गलत मतलब निकाल लिया और उसके आसपास वाले लोग उस बात को सुनकर हंसने लगे, तो ये संप्रेषण अधूरा रह जाता है। इस स्थिति में संप्रेषण अधूरा रह जाता है। यही बात लिखी हुई है इसमें भी। सफल संप्रेषण के अवरोध, यानी कि रुकावट। सफल संप्रेषण में क्या क्या रुकावटें आती हैं? वक्ता से श्रोता तक या लेखक से पाठक तक जब संदेश सही रूप से नहीं पहुंच पाता तो संप्रेषण असफल रहता है। गलत संदेश, गलत शब्दों का चुनाव। अब जो है संदेश असफल, यानी कि रुकावटें किस तरह से आती हैं। अब जो है गलत संदेश जाता है या फिर गलत शब्दों को चुनाव से भी संप्रेषण अधूरा रह जाता है, या फिर उसमें रुकावटें आती हैं। सुनना और समझना। कई बार ऐसा होता है कि हम जो लिखा हुआ है या फिर सामने वाला जो कहना चाहता है हम उसे सही से सुन नहीं पाते हैं, और जब हम किस चीज़ को सुन नहीं पाते तो उस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है भाव भंगिमा, यानी कि आप अपनी बॉडी पार्ट से भी किसी भी तरह के इशारे वगैरह करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को हर तरह से समझ में आए, वो उस चीज़ का गलत मतलब भी निकाल लेता है। तो इस तरह से आपकी जो फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता या फिर रिलेटिव्स में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बोलने का ढंग, अगर आपका बोलने का तरीका सही नहीं है तो इससे भी रुकावटें आती हैं। नेक्स्ट भाषा का ज्ञान। संप्रेषण में सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि सबसे ज़रूरी है आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो आपका संप्रेषण इससे भी अधूरा रह जाता है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।